नमस्कार, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट की इस खास पेशकश बड़ी खबर में आपका स्वागत करता हूँ। बिहार से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें जिन पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ बने हुए हैं रवि पराशर जी, वरिष्ठ पत्रकार। रवि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अतुल अनीता जी। चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। सोशल मीडिया एक्सपर्ट मनीष वत्स जी, मनीष जी आपका भी स्वागत है। मनीष जी, आज चर्चा का सिलसिला आपसे ही शुरू करते हैं। आप बताएं क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, क्या ट्रेंडिंग है, क्या खबरें हैं आज की बड़ी बिहार से? एक बिहार से तो खबर यह है कि कल सबसे पहले 17 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, जो कि चुनाव की दिशा में, चुनाव का समय जब आता है तो अधिकारियों का तबादला हो जाता है, तो उसकी दिशा में शायद कदम चुनाव आयोग ने आगे बढ़ा दिए हैं। दूसरी खबर है, भूपेंद्र यादव ने बोला है कि हमारे नेता और मुख्यमंत्री कैंडिडेट नीतीश कुमार ही होंगे। एक महत्वपूर्ण खबर है, चूंकि बार बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये लोजपा और जेडीयू के बीच जो चल रहा है उसमें भाजपा का क्या रोल है, तो भूपेंद्र यादव के बयान ने क्लियर कर दिया है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरा होंगे और भाजपा और जेडीयू साथ में मिलकर लड़ेगी चुनाव। तीसरी बात, सुशील कुमार मोदी ने हमला किया है विपक्ष के नेता पे कि विपक्ष के नेता उनको कुछ पता नहीं है, वो बचकाना हरकत कर रहे हैं। कल तक जिस उद्योग मंत्री को गाली दिया करते थे, उन पे बयानबाजी, उल्टा सीधा बयानबाजी किया करते थे 10 सालों तक, जिसको अपने चौखट पर चढ़ने नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि एक दलित नेता को तो उन्होंने शामिल किया, दूसरे दलित नेता को वो धिक्कार रहे हैं। ये इशारा शायद मांझी की तरफ होगा। के अलावा चर्चा के जदयू और मांझी के बीच क्या खिचड़ी पकड़ी है, इस बीच में लोजपा का जिस तरह से जेडीयू वाले बाइकआउट कर रहे हैं, उसके साथ जो बयानबाजी चल रही है, इस पर भी चर्चा चल रही है कि कहीं फिर से मांझी जेडीयू के साथ तो नहीं आ जाए, या फिर हम का विलय जेडीयू में तो नहीं होने वाला है। तो मुख्य खबरें यही है बिहार से। जी, बिहार में अब राजनीतिक सरगर्मियां तेजी पकड़ती जा रही हैं और जैसा कि मनीष ने बताया कि अभी बिहार में पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। ये एक रूटीन प्रक्रिया है, चुनाव के आसपास कुछ इस तरीके के परिवर्तन होते हैं। वही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कल तक जिन्हें पानी पी पी कर कोसते थे, अब उन्हीं की प्रशंसा करनी पड़ेगी, उन्हीं को गले लगाना पड़ेगा। लेकिन राजनीति है, राजनीति में ऐसे गठबंधन, गठजोड़, मित्रता अमित्रता होती रहती है। इसको शायद ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। रवि जी, आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, असल में चुनाव से पहले ये जो आपने कहा कि थोड़ा सा अस्थिरता का दौर रहता है, शासन में भी, सरकार में भी और प्रशासन में भी, ये बिल्कुल सही बात है। तो जहाँ तक पुलिस अधिकारियों के तबादले का प्रश्न है, वो एक औपचारिक काम किया गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ये चाहता था कि 3 साल से ज्यादा जो पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी एक जिले में या एक तैनाती में हैं, उनको दूसरे जिलों में, दूसरी जगहों पर भेजा जाए। तो ये एक रूटीन प्रक्रिया हर चुनाव से पहले हर राज्य में हमें देखने को मिलती है। जहाँ तक बिहार में गठबंधन, सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी महागठबंधन का प्रश्न है, तो अभी बहुत कुछ स्थिर होना वहां पर बाकी है दोनों ही तरफ। हम ये देख रहे हैं कि जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार अपने खेमे में लाने की पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि चुनाव से कुछ पहले आया राम गया राम की का भी एक सिलसिला चलता है, तो वो भी बदस्तूर जारी है। श्याम रजक जो उद्योग मंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में थे अभी तक, जाहिर है कि ये कहा जा रहा था कि बिहार में औद्योगिक क्रांति के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। नीतीश कुमार ने जब कुर्सी हाथ में संभाली थी, तो उन्होंने ये वादा किया था 15 साल पहले कि बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है उस पर वो काबू पाएंगे। लेकिन आज 15 साल बाद भी हम देख रहे हैं कि कोई बहुत सकारात्मक सुधार उस दिशा में होता हुआ नजर आया नहीं है। तो ये सब बयानबाजी चलती रहती है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे लगता है कि ये बहुत
बहुत महत्वपूर्ण है। और जनता जो खास तौर पर नया वोटर है, जो 18 साल पहली बार वोट देने वाला जो युवा है बिहार में, उसके लिए मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत मायने जरूर रखता होगा कि वो जब पहली बार अपना वोटिंग मशीन में वोट कास्ट करेगा तो उसके दिमाग में, उसके जहन में क्या है। क्या वो ऐसे ही अपना वोट डालेगा कि भाई ये तो चाहे आप सत्ता पक्ष को किसी को दे दीजिए या विपक्ष को दे दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। और अगर ऐसा है तो बिहार के वोटर की अगर ये मानसिकता है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां कही जा सकती है। जी तो जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो नया वोटर है वो किस तरीके से वोट डालेगा, शायद उस पर उसका फर्क पड़ता हो। लेकिन जैसे 30 साल पुराने 15 साल के लालू के शासन की अगर हम बात करते हैं, 15 साल नीतीश ने शासन कर लिया, तो उस समय जो लालू के शासन में जो बच्चे होंगे जो अब पहली बार वोट डालने जाएंगे, तो शायद बहुतों को इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि जिस बुरे दौर की वो बात कर रहे हैं वो बुरा दौर एक्चुअली क्या था, क्योंकि उस समय वो बच्चे होंगे। अनिता, इन सब चीजों का क्या अनिता जी आपको लगता है कि जब वोटर को भरमाने में जब राजनीतिक दल जो नए क्या कहना चाहिए, हर बार पैकेजिंग चेंज होती है, वादे तो पुराने ही होते हैं लगभग। आज तक तो कभी किसी को अपने वादे पूरे करते देखा नहीं गया कि जनता के हितों के कोई वादे किए गए हों और वो पूरे हों, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काउंट करते हैं। तो क्या अनिता जी जो नए वोटर्स आ रहे हैं उनको भरमाने में मदद मिलती है, उनको को बहुत फर्क पड़ता है कि लालू का 15 साल का शासन कैसा रहा, वो नीतीश के 15 साल के शासन की तुलना उससे कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो पहले देखा ही नहीं है। देखिए वो जो 15 साल जो है वो वोटर जो है वो कितना बड़ा हुआ होगा। अभी ज्यादा का एक युग नहीं बीता है कि वो वोटर जो है वो भूल जाए कि लालू का जो नए वोटर हैं जो पहली बार आएंगे 18 साल में के होते हुए, तो उनके उस समय जब लालू राज था वो पैदा, भले उनकी याददाश्त कुछ नहीं होगी लेकिन फैमिली जो कहानियां कहती होंगी वो उसको भली भांति समझते होंगे। और जो उद्वेग था, जो एक द्वेष था मन में जो होता है, एक समाज के में जो बटा हुआ समाज था, वो साफ साफ उनको भी नजर आया होगा। क्योंकि जो यादव कैडर था, जो जिस तरह से उनका मनोबल बढ़ा हुआ था, या जो लालू ने जिनको एक गुंडा के तौर पे, उनको बाहुबली के तौर पे जिनको खड़ा किया था, सिर्फ यादव ही नहीं बहुत ऐसे अदर कास्ट भी थे, तो उनको 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 उनके उस गुंडागर्दी की कहानियां जो हैं उनके जहन में अभी भी ताजा होंगी। उनके जो घर वाले हैं वो जब बोलेंगे कि किसको वोट देना है, तो नहीं, हमें वो राज्य नहीं चाहिए जिसमें इस तरह की चीजें हुई थी, या जो जिनको लालू के राज्य में फायदा हुआ था वो ये बोलेंगे नहीं, हमें उन्हीं को वोट करना है क्योंकि हमारे को ये सामाजिक प्रतिष्ठा मिली थी। कुछ ना हो, लेकिन लालू ने ओबीसी और जो दलित वर्ग है उसको एक कुंठित समाज से बाहर निकालकर एक अलग बेबाक दुनिया को का जो स्वप्न दिखाया था, भले वो उनकी उत्थान नहीं हुई थी, उनका विकास नहीं हुआ, लेकिन वो बेबाकी जो थी वो जो एक रगड़ापन जो कहते हैं वो करने की जो अदा आ गई थी, वो उनके अंदर जो जाग गया था, वो उसको जो एंजॉय करने लगे थे। जाहिर सी बात है वो कहेंगे कि नहीं, मैं लालू को ही वोट दूंगा क्योंकि इनके समय में मुझे बोलने की आजादी मिली थी, मैं किसी जमींदार घराने में जाके उसको जवाब दे सकता था, ये आजादी मेरे पास आई थी। लेकिन जो गुंडागर्दी, जो बाहुबली, जो एक जंगल राज क्रिएट हुआ था, उसको वो जो बाद में जो आवाज थी वो कब जो है वो क्रिमिनलिटी में कन्वर्ट होके सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर रहा था, ये उसके बाद सिर्फ यादव कोई अपर कास्ट ही नहीं बल्कि दलित और यादव इन सब कास्टों को इन चीजों को झेलना पड़ा था। उनकी बेटियों को भी जो है वो छेड़छाड़ और इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ा था। उनके बच्चे भी पैसे के लिए, अगर वो बाय द वे पिछड़े वर्ग से थे लेकिन वो संपन्न थे, तो उनके बच्चे भी उठाए गए थे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो नया युवा है उसने नीतीश का पूरा शासन देखा है। नीतीश का वो शासन भी देखा है जब नीतीश ने बिहार को पुल दिया, बिहार को सड़कें दी, बिहार को लाइट दी, बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर के सपने दिखाए। और नीतीश का वो शासन भी देखा जब नीतीश पूरी तरह से 5 साल के लिए निष्क्रिय नजर आए।
तो ये वो युवा वर्ग जो है इसका आकलन जरूर करेगा कि हाँ किस तरह से मुझे अपने नेता को चुनना है। लेकिन मुश्किल ये है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनको या तो तेजस्वी को चुनना है, क्योंकि लालू अब नहीं है, तेजस्वी है, या तो तेजस्वी को चुनना है या फिर नीतीश कुमार को चुनना है। जो बाकी पार्टियां हैं, इन दोनों पार्टियों के पीछे पैरासाइट की तरह चल रही हैं और उनको इनका साथ हर हाल में आगे बढ़ने के लिए, इनको चेहरा बनाने के लिए बना के आगे चलना पड़ेगा। रीजनल पार्टियां यहाँ पे आरजेडी और जेडीयू जो है वो अपने आप में सशक्त है वहां की राजनीति में। जी जी रवि जी, ये जो भूपेंद्र यादव का जो बयान आया है कि जो गठबंधन है नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा, हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार वही हैं, इससे लगता है कि नीतीश ने एक राहत की सांस तो ली होगी कहीं ना कहीं। बिल्कुल, हाल फिलहाल राहत की सांस नीतीश कुमार ने जरूर ली होगी, क्योंकि जिस तरह से एनडीए में शामिल जो लोक जनशक्ति पार्टी है, उसके जो युवा अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, या उसके जो उनके पिता जो उनके मेंटोर की भूमिका में है रामविलास पासवान, केंद्रीय खाद्य एवं रसद मंत्री, जिस तरह से पिछले दिनों बाढ़ की विभीषिका से निपटने में नाकाम होने को लेके या फिर बिहार में स्वास्थ्य की स्थितियां कोरोना पर बहुत प्रभावी तरीके से काबू नहीं पाने के आरोप लगा करके जिस तरह से सत्तारूढ़ गठबंधन को क्या कहें, बीजेपी को तो नहीं, जेडीयू पर लगातार हमलावर थे, उससे ये लगने लग गया था कि कहीं कोई दूसरा समीकरण तो नहीं पनप रहा है सत्तारूढ़ जो पार्टियां हैं, जो एक विचार की जो पार्टियां हैं उनके अंदर। तो भूपेंद्र यादव बहुत सुलझे हुए नेता हैं और जाहिर है कि बीजेपी में कोई अपने व्यक्तिगत बयान तो देता भी नहीं है, आला कमान से जो निर्देश मिलता है उसके हिसाब से बयान दिए जाते हैं। तो भूपेंद्र यादव बिहार के प्रभारी हैं और उन्होंने अब ऐसे माहौल में जब चुनाव बहुत निकट है, अगर ये कहा है कि जैसा कि पहले भी बीजेपी का स्टैंड यही था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव लड़े जाएंगे, तो अब इसमें किसी को कोई शक नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ फिर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये जो बीजेपी महासचिव का भूपेंद्र यादव का जो बयान आया है, ये बीजेपी की प्रतिबद्धता हो सकती है। अगर नीतीश कुमार अपने रास्ते बीजेपी से अलग करना चाहेंगे चुनाव से पहले, तो फिर ये एक अलग बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा ये ब्रह्मास्त्र भी हो सकता है वहां की पॉलिटिकल स्थितियों में। जो समान विचारों की पार्टी बीजेपी कह सकती है कि हम तो भाई आपके नेतृत्व में लड़ना चाहते थे, अब आप ही हमारे साथ नहीं लड़ना चाहते, तो ये एक अलग मसला है, एक चीज। और दूसरी चीज है कि जैसा कि हमने महाराष्ट्र में एक नई राजनीति का उदय, नए राजनीति के जो सूरज का उदय हमने जिस तरह होते हुए, जिस प्रक्रिया के तहत होते हुए देखा है, तो ठीक है कि चुनाव पूर्व ये बीजेपी का जो वादा है वो बीजेपी निभाएगी, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद की क्या स्थिति होगी ये अभी से नहीं कहा जा सकता। संभव है कि चुनाव नतीजों के बाद, अतुल जी, हम सब जानते हैं कि जो नंबर है, सीट्स का नंबर जो है वो फिर एक उत्प्रेरक का काम करता है। और उस समय अगर जेडीयू की सीटें बहुत कम रहीं, बीजेपी की सीटें थोड़ी बढ़ गई, ज्यादा हो गई, एलजेपी ने भी अच्छा अगर प्रदर्शन कर दिया, तो फिर ये वादा जो बीजेपी का है ये तो ठीक है, सैद्धांतिक रूप से पूरा हो जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये फिर बाद में देखने की बात होगी। बिहार की चुनावी सरगर्मियों में जो नीतीश शासन की जो थोड़ी व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर तेजस्वी मुखर हैं और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक पत्र भी लिखा है। मनीष जी, तेजस्वी ने क्या लिखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को? दरअसल पीएमओ इंडिया का एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने ट्वीट किया था कि जिन राज्यों में टेस्टिंग कम है और पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है वहां टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत सामने आई है। ऐसा पीएमओ का ट्वीट था। उसको कोट करते हुए तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की चिंताजनक स्थिति के संदर्भ में प्रथम वरीयता पर रखकर बिहार की भयावह स्थिति को रेखांकित किया है। मैं प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वो केंद्रीय टीम की फाइंडिंग्स पर कार्रवाई करते हुए यहाँ जांच में हो रही धांधलियों पर अंकुश लगाएं। दरअसल उनका बार बार एक ही जगह ध्यान है कि बिहार में कोरोना जांच में जो धांधली हो रही है
इस पर उन्होंने पहले भी सवाल उठाया था कि नीतीश कुमार जी कई जगह ऐसे ऐसे टेस्ट हो रहे हैं जिसमें कि लोगों ने अपने सैंपल्स दिए भी नहीं और उनके रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, या फिर जिन्होंने सैंपल्स दिए हैं उनके रिजल्ट ही नहीं आ रहे। इस तरह की बातें सामने आई है। कहीं कहीं पीपीई किट पहने बिना भी कोरोना टेस्टिंग चल रही है। तो यही सबको ध्यान में रखकर उन्होंने जी पीएमओ इंडिया के ट्वीट को कोट करते हुए ट्वीट किया। जी जी जी। रवि जी, एक और तेजस्वी लगातार कोरोना और बाढ़ को लेकर नीतीश को घेर रहे हैं और हर मंच पर वो बात अपनी रख रहे हैं, उठा रहे हैं और जनता के बीच में ये छवि बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो उनकी चिंता कर रहे हैं। वहीं राहत सामग्री भी बांट रहे हैं और कुछ पैसे वैसे भी लोगों को जिनको जरूरत है उनको बांटे हैं। मंगल पांडे जो है भाजपा के, उनका कहना यह है कि तेजस्वी अगर इतने ही ज्यादा हमदर्द हैं बाढ़ पीड़ितों के, कोरोना पीड़ितों के, तो क्यों नहीं अपनी बेनामी जो संपत्ति है वो उनके नाम कर देते हैं, उनके बीच में बांट देते हैं। आपको लगता है कि मंगल पांडे के इस तरीके के बयानों से कोई आम वोटर पर या जनता पर कोई फर्क पड़ता है? देखिए, बहुत अजीब सी बात है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं पूरे देश में कि अब पहले जब जो भ्रष्टाचार के नाम पर सत्ता और सरकारें आमूलचूल रूप से पलट जाया करती थी, टूट जाया करती थी, अब भ्रष्टाचार का मुद्दा मुझे जहां तक लगता है कि वोटरों को बहुत ज्यादा उद्वेलित नहीं करता है गहरे तक, क्योंकि लोगों ने शायद अब ये मान के उनके विचारों में बहुत अंदर तक घुसकर ये बैठ गया है कि भ्रष्टाचार तो होगा ही, सामाजिक भ्रष्टाचार भी होगा, प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी होगा। तो ये जो बातें हैं, ये लच्छेदार बातें एक दूसरे के प्रति भ्रष्टाचार को लेकर, ये जनता बड़े चाव से सुनती है, हेडलाइन पढ़ती है, दूसरों को पढ़ाती है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि जब वोटिंग कास्ट होती है, जब वोटिंग मशीन का बटन दबता है, तो शायद ये लोगों के ध्यान में कहीं ज्यादा बहुत नहीं रहता है, क्योंकि अब ऐसा लगने लगा है कि मतलब हर वोटर का, चाहे आचरण ले लीजिए आप, चाहे राजनीतिक पार्टी का ले लीजिए, चाहे सरकारी दफ्तरों में जो बाबू हैं उनके कामकाज को ले लीजिए, चाहे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, सचिवालय के जो अधिकारी हैं उनके बर्ताव को ले लीजिए, अब ये आम आदमी पूरे देश का ये मान के चल रहा है कि भ्रष्टाचार तो आचरण में आ ही गया है। तो ठीक है, और देखिए, हमें पता है कि बिहार में तो आरजेडी के साथ ही नीतीश बाबू ने सरकार बनाई थी, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले पर 1-1.5 साल बाद वो उनसे अलग हो गए। तो भ्रष्टाचार अब ऐसा, अब आरजेडी के जो तेजस्वी यादव है, उनके पिताजी लालू यादव तो बाकायदा भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सजा काट रहे हैं, लेकिन वो जेल से ही बहुत नैतिक भाषण जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसके ऊपर दे रहे हैं। लोग उनकी बातों को भी बहुत गंभीरता से ले रहे होंगे बहुत सारे। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार अब एक सामाजिक आचरण में तब्दील धीरे धीरे होता जा रहा है और आम वोटरों पर इसका असर पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्राइमरी लेवल पर पड़ता होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। लगता है कि भ्रष्टाचार को भी आम जनता ने स्वीकार कर दिया है। अक्सर ये सुना जाता है कि भाई चलो पैसे ले लो, थोड़े जायज पैसे ले लो, लेकिन काम कर दो। तो काम करना महत्वपूर्ण हो गया, ये अब एक साइकी में बन गया है, एक सोच में बन गया है, क्योंकि शायद कोई लाइन में नहीं लगना चाहता। शायद लगता है कि आम आदमी ने ये मान लिया है कि भ्रष्टाचार उसके जो दैनंदिन व्यवहार का एक अंग है। चुनाव के मुद्दे को कितना प्रभावित करेगा या नहीं करेगा, ये देखने की बात है। आरोप लग रहे हैं कि बाढ़ राहत के नाम पर बहुत सारी बंदरबाट हो रही है, इसके अंदर नीतीश को कटघरे में खड़ा करा ही जाएगा। सत्ता में होने का कुछ ना कुछ खामियाजा तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। बिहार अपडेट में फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप भी हमें अपनी बात बता सकते हैं, biharupdate@gmail.com पर आप हमें मेल करें। गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा जो मोबाइल ऐप है बिहार अपडेट का, वो डाउनलोड कर भी उसके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। रवि जी, आपका धन्यवाद, आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े। मनीष जी, आपका भी धन्यवाद, आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े। और अनीता जी, आपका भी धन्यवाद, आप इस चर्चा में हमसे जुड़े।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।